इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में अपन ने मूल अधिकारों के बारे में देखा था। मूल अधिकार अपन ने स्टार्ट किए थे, अधिकारों की डेफिनेशन समझी थी अपन ने, जैसे प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं, संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं, कानूनी अधिकार क्या होते हैं, इनके बारे में अपन ने समझने का प्रयास किया था। फिर अपन ने आर्टिकल 12, 13 देखे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में अपने संविधान में है, उसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार या समता का अधिकार। समानता और समता के वर्ड में अपन ने अंतर भी समझा कि दोनों में मूलभूत अंतर क्या होता है। ठीक है, आज अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ये है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपने को याद रखनी है। जैसे इसमें ये 5 वर्ड दिए गए हैं, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। कौन से 5 वर्ड हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 वर्ड हैं और इनके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है केवल, यानी इनके अलावा और किसी भी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव किया जा सकता है किस आधार पर, और उसमें एक परमानेंट ऑप्शन मिलता है अपने को कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो निवास स्थान इसमें नहीं है, यानी निवास स्थान के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। 5 वर्ड अपने को याद रखने हैं कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15(1) है। 15(2) ये कहता है कि निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, मंदिर, सार्वजनिक तालाब, कुएं आदि पर भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यदि अपन सीधे शब्दों में बात करें तो आर्टिकल जो 15(1) है, ये राज्य को निर्देश दे रहा है कि राज्य इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, और ये एक नागरिक को दूसरे नागरिक के प्रति अधिकार दे रहा है कि एक नागरिक अन्य नागरिक के साथ में इन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर इसके बाद में इनको अपवाद बोलते हैं आगे के आर्टिकल को, लेकिन वास्तव में ये अपवाद नहीं है। ये जो अपवाद इसलिए नहीं है कि संविधान में यहाँ पर समानता का अधिकार नहीं लिखा है, यहाँ पे समता का अधिकार आता है। हिंदी में लिखा हुआ वर्ड समता, और समानता समता में क्या अंतर होता है वो मैंने लास्ट क्लास जो ली थी मूल अधिकार की, उसमें मैंने बताया था। तो आर्टिकल 15(3) ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं या कार्यक्रम बना सकता है, यानी विशेष प्रबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और यहाँ पर लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए इसको अपवाद कहा जाता है। लेकिन वास्तव में ये न्याय की स्थापना है, सामाजिक न्याय की स्थापना है, समता की स्थापना है। अगला आर्टिकल कहता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बना सकता है। यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के कल्याण की बात है, और फिर सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बात है। सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। और फिर है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम। अब ये 6 नहीं है, ये जो है ये 15(4) है, 15(4), और ये जो है ये 15(5) है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम की बात यहाँ पर की गई है। आर्टिकल 16 की बात करते हैं अपन। एक लाइन में अपन बात करें तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता दी जाएगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब है कि होता क्या है कि कल्याणकारी जो राज्य होते हैं, जैसे जैसे राज्य आगे बढ़ता है कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, जैसे राज्य ग्रोथ करता है, पैसा आता है, तो सामाजिक कल्याण की योजनाएं चलती हैं, तो ज़्यादा अवसर सृजित होते हैं, नौकरियों के ज़्यादा अवसर मिलते हैं। तो ज़्यादा अवसर मिलेंगे तो उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे केवल सरकारी उपक्रमों की बात की जा रही है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता है, निजी क्षेत्र के बारे में नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो लोक नियोजन में राज्य सभी को समान अवसर उपलब्ध कराएगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? तो 5 आधार तो जो अनुच्छेद 15 में अपन ने देखे हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान है। 6वां आधार एक और है, यहाँ पर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे है कि निवास स्थान के आधार पर नहीं किया जाएगा, लेकिन 16(3) में ये कह दिया गया है कि निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकते हैं, आर्टिकल 16(3) कह देता है। फिर मैटर आता है पदोन्नति में आरक्षण का। पदोन्नति में आरक्षण क्या होता है कि रिजर्वेशन, एक तो जब नौकरी लगते हैं अपन, जब कोई वैकेंसी आती है तो उस टाइम पर आप रिजर्वेशन को ले लीजिए, या फिर बाद में प्रमोशन होता है तब आप आरक्षण दिया जाए, या दोनों स्थितियों में दिया जाए। ये एक मुद्दा है कि प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए, पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, या पहले जब वैकेंसीज आती हैं उस टाइम पर इस आरक्षण का लाभ ले लिया जाए।
तो यहाँ पर कहा गया है कि बैकलॉग को भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो सकती है। बैकलॉग क्या होता है, मान लीजिए कोई वैकेंसी आई थी, इसमें 500 पोस्ट थी और 500 में 100 पोस्ट थी, ये रिजर्व थी, ठीक है, आरक्षित थी किसी वर्ग के लिए, SC ST या किसी अन्य वर्ग के लिए ये आरक्षित थी। अब हुआ क्या कि इन 100 सीटों में से 70 सीटें तो भर गई, 30 के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया, ऐसा हो सकता है, तो इसको कहा जाएगा बैकलॉग। तो नई वैकेंसी आएगी, मान लो वापस वैकेंसी आई 500 पदों के लिए, तो ये 530 हो जाएंगी और 530 में ये जो 100 सीटें रिजर्व आई थी ये बढ़ कर के ये 30 सीटें भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, तो ये 130 हो जाएंगी, ठीक है, इसको कहा जाता है बैकलॉग। तो बैकलॉग में 50% से ज़्यादा सीटें नहीं बढ़ सकती हैं। इसका क्या मतलब है कि आपने वैकेंसी निकाली है 500, तो ये अधिकतम 250 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। यहाँ पर हालांकि 130 ही अपनी कैलकुलेशन के अनुसार, लेकिन अधिकतम कितनी हो सकती है, 250 आरक्षित सीटें ही हो सकती हैं, क्योंकि अब और ऐड हो जाएंगी इसमें, तो 50% से ज़्यादा सीमा नहीं हो सकती है। राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। अगर कोई धार्मिक संस्थान है और उसमें कोई वैकेंसी निकाली गई है, देवस्थान में कोई वैकेंसी निकाली गई है, तो वो धर्म के आधार पर सीटें आरक्षित रख सकता है। जैसे किसी मंदिर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो मंदिर में हिंदू धर्म के लिए स्थान आरक्षित रखे जा सकते हैं। मुस्लिम किसी मस्जिद में वैकेंसी निकाली गई है, तो वहाँ पर मस्जिदों के लिए यानी मुसलमानों के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। तो धर्म के अनुसार यहाँ पे स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का मुद्दा, इसको अपन डिटेल में देखते हैं थोड़ा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का जो मुद्दा है, इसमें इंदिरा साहनीवाद 1992 बड़ा फेमस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया इसमें कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया गया। क्रीमी लेयर की अवधारणा क्या होती है कि यदि इनकम टैक्स दिया जाता है, आयकर दिया जाता है, तो वो ओबीसी का कैंडिडेट भी काउंट होगा जनरल में, ठीक है, वो भी जनरल में काउंट होगा। और यदि वो इनकम टैक्स पे नहीं करता है तो वो इसका लाभ ले सकता है। ये है क्रीमी लेयर, यानी यदि ओबीसी का कोई कैंडिडेट है और वो इनकम टैक्स पे कर रहा है तो इसका मतलब वो जनरल में है, ओबीसी में नहीं है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया जाएगा। इसमें कोई अपवाद नहीं है, इसलिए एक पूर्ण अधिकार है, ठीक है, यह पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार का मतलब यह है कि ऊपर अपन ने अनुच्छेद 15 देखा जिसमें भेदभाव का अंत है, उसमें भी सामाजिक समानता का अधिकार दे रहा है आर्टिकल 15। लेकिन 15 और 17 भी तो ये बात कर रहा है, 17 भी ये कह रहा है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। लेकिन वहां पर आप देखते हैं कि वहां पे 5 वर्ड लिखे गए हैं कि राज्य, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और एक और कौन सा है, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। ये कैसा अधिकार है, पूर्ण अधिकार है, ओके, ये मतलब है इस पूर्ण अधिकार का। फिर अपन आगे चलते हैं, आर्टिकल 18 में चलते हैं, उपाधियों का अंत। क्या मतलब है इस उपाधियों के अंत का? तो उपाधियों के अंत की अपन बात करें तो होता क्या था, अंग्रेजों के टाइम पर जैसे गांधी जी को उपाधि दे दी गई, रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधियां दे दी गई, तो ये लोग जो ऐसा माना जाता है कि जैसे अंग्रेजों ने उपाधि दे दी मतलब वो उनका भगत हो गया, या नहीं भी है तो हो सकता है कि वो अपनी विचारधारा को बदल दे और अंग्रेजों के खेमे में चला जाए। इसलिए यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया कि भारत में ऐसा नहीं हो कि किसी नागरिक को जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच गया और उसे किसी देश ने उपाधि दे दी, अपनी तरफ मिला लिया और लालच आ जाए उसके अंदर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को समाप्त करने के लिए ये अनुच्छेद बनाया गया है, इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। ये क्या कह रहा है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन कौन सी उपाधियां दे सकता है? 2 उपाधियां दे सकता है, शिक्षा से संबंधित और सेना से संबंधित। सेना से इसलिए कि मोटिवेशन मिलता है और शिक्षा से इसलिए कि उसने खुद ने अर्जित की है। शिक्षा की उपाधि जैसे किसी ने MBBS कर ली, उसने पढ़ करके डॉक्टर बनाया, किसी ने इंजीनियरिंग कर ली, BTech कर ली, वो इंजीनियर बन गया, ये उसकी शैक्षणिक उपाधि है, उसने खुद ने प्राप्त की है, खुद की मेहनत से प्राप्त की है। सेना में मोटिवेशन मिलता है, जैसे कोई कर्नल बन गया, कोई मेजर बन गया, ये उपाधियां हैं, ठीक है। तो शिक्षा और सेना से संबंधित उपाधि दी जा सकती है, इसके अलावा और कोई उपाधि नहीं देगा। आगे ये कह रहा है कि ना ही किसी अन्य देश की उपाधि लेगा, लेकिन फिर अपन देखते हैं कि कई बार आप देखते हैं अभी जैसे अफगानिस्तान ने नरेंद्र मोदी को वहाँ का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया, गार्ड ऑफ ऑनर करके, तो ये बड़े बड़े पुरस्कार अपने देश के लोग फिर क्यों लेकर के आते हैं? तो
ऐसा ली जा सकती है, उपाधि भी ली जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी आवश्यक होगी। भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति में किसी अन्य देश से सम्मान ग्रहण कर सकता है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो आप ये देखते हैं भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि जो उपाधियां हैं, ये वास्तव में उपाधियां नहीं है बल्कि सम्मान है, इसलिए इनके प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये सम्मान है। ठीक है, ऐसा एक निर्णय दिया था। हालांकि ये नाम लगाए भी हैं, अपन देखते हैं कई बार आपने देखा होगा पद्मश्री फिर अपना नाम लिख लेते हैं, पद्म भूषण फिर अपना नाम लिख लेते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था 96 में, तो इसमें उसने मना किया था कि नाम के आगे आप ये उपाधि नहीं लगा सकते हैं। ये अपना समानता का अधिकार था। ठीक है, समानता का अधिकार। आगे अपन स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अभी इसमें समानता का अधिकार लास्ट वीडियो मैंने अनुच्छेद 14 तक समझाया था और इसमें अनुच्छेद 15 से 18 तक अपन ने देखा है। ओके, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।